ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा मुझे बता दो, लास्ट क्लास का पूछ लेते हो। यूटेराइन रिलैक्सेंट्स को और क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या था इनका, टी से जो था? टोकोलिटिक्स, ठीक है। ठीक है। किन किन कंडीशन में हम टोकोलिटिक एजेंट्स देते हैं, कब कब देते हैं? एक दो कंडीशंस बता दो, कब दिए जाते हैं। अगर हमें क्या कराना है, टोकोलिटिक एजेंट्स, हाँ, लेबर डीले कराने के लिए, और हाँ, प्री मेच्योर लेबर को स्टॉप कराने के लिए। ठीक है। ठीक है, और यूटेराइन स्टिमुलेंट्स कब दे रहे थे? यूटेराइन स्टिमुलेंट्स कब दे रहे थे? अबॉर्शन इंड्यूस कराने के लिए और लेबर इंड्यूस कराने के लिए भी देंगे, ठीक है। हाँ, पैसिलिएट लेबर। अगर जो टर्म पे पहुंच के प्रेगनेंसी में अगर लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, हाँ, डिस्मेनोरिया में भी यूज करते हैं टोकोलिटिक एजेंट। ठीक है, डिस्मेनोरिया में एनसेड यूज करे थे। आप ये भी बता दो, जो मेडिसिन होती है मेप्टल स्पास, उसमें क्या होता है, कौन सा एसिड होता है? मेफेनेमिक एसिड। हाँ, ठीक है। और इंडोमिथासिन क्या करता है, ये बताओ मुझे। इंडोमिथासिन क्या है, मतलब कौन सी कैटेगरी की ड्रग है और क्या करता है? डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करता है क्या? ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है इंडोमिथासिन? कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? हम्म यूटेराइन रिलैक्सेंट है, और जो हमने डक्टस आर्ट, हाँ, एनसेड्स है। ठीक है। अच्छा, एक्लेम्सिया क्या होता है? मैंने बताया था कल, एक्लेम्सिया क्या होता है? याद है किसी को एक्लेम्सिया क्या होता है? हाँ, सीजर्स आते हैं एक्लेम प्री एक्लेम्सिया के बाद, ठीक है। तो उसे एक्लेम्सिया कह देते हैं। हाँ, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन यूरिया भी मिलता है ना, आगे जाके पढ़ोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, ठीक है। हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की जो कैटेगरीज पढ़ी थी, उनमें हम एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ चुके हैं। ठीक है। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स या जिन्हें एंटी अमीबिक ड्रग्स कहते हैं, वो हम देख चुके हैं। आज हमें बात करनी है एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है। तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेलमिंथ क्या होते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह के माइक्रोब्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी गट में जाके जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं गट के,
ठीक है, जो क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे लूज मोशन होना, डिसेंट्री होना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंजाइमेटिक इम्बैलेंस हो जाना। तो ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स क्या होती हैं? जिन ड्रग्स को हम इसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन ही है एक तरीके का। तो जो हेलमिंथ्स का इन्फेस्टेशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स को यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स कहते हैं। और हेलमिंथ्स का भी थोड़ा क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। देखो, हेलमिंथ्स हमने ये पहले भी पढ़ के आ रखे हैं नीट के टाइम पे, अगर याद हो। हेलमिंथ्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आते हैं राउंड वर्म्स, दूसरे आते हैं फ्लैट वर्म्स। ठीक है, राउंड वर्म्स को और क्या कहा जाता है? निमेटोड्स। और फ्लैट वर्म्स को बोला जाता, फ्लैट वर्म्स को दो फर्दर डिवाइड किया गया है, इनटू फ्लूक्स और टेप वर्म। टेप वर्म का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है टीनिया, टीनिया सोलियम। ठीक है, और फ्लूक्स में आते हैं ट्रेमाटोड्स, ट्रेमाटोड्स। ठीक है, अब राउंड वर्म में हमने बात की निमेटोड्स की, तो इसमें राउंड वर्म भी आ जाएगा, थ्रेड वर्म भी आ जाएगा, हुक वर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हेलमिंथ्स का क्लासिफिकेशन देखा। हेलमिंथ्स दो तरह के, राउंड वर्म्स और फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स में फ्लूक्स आ जाते हैं, टेप वर्म्स आ जाते हैं। राउंड वर्म्स को निमेटोड्स भी कहते हैं, इसी के अंदर थ्रेड वर्म और हुक वर्म भी आता है। फ्लूक्स के अंदर आते हैं ट्रेमाटोड्स, टेप वर्म के अंदर आता है टीनिया। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे एंटी हेलमिंथिक्स की, तो एंटी हेलमिंथिक्स भी ना दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं वर्मीसाइड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं वर्मीफ्यूग्स। ठीक है, तो वर्मीसाइड, साइड का मतलब है जो किल करते हैं। ठीक है, जो वर्म्स को किल करने का काम करते हैं वो कहलाते हैं वर्मीसाइड्स। ठीक है, और जो वर्मीफ्यूग्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको किल तो नहीं करते हैं, लेकिन इनकी मोटिलिटी को अफेक्ट करके ये एक्सपेल करने का काम करते हैं वर्म्स को, एक्सपेल। ठीक है, तो हमने देखा जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आती है वर्मीसाइड्स, एक आती है वर्मीफ्यूग्स। वर्मीसाइड जो होती हैं वो वर्म्स को किल करने का काम करती हैं। दूसरी जो वर्मीफ्यूग्स होती हैं वो वर्म को एक्सपेल आउट कर देती हैं, ठीक है, उनकी मोटिलिटी को अफेक्ट करके। अब जो ये वर्म इन्फेस्टेशन होता है बहुत कॉमनली बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन डिजीज है। और कई बार देखा होगा कि स्कूल्स में भी एल्बेंडाजोल बटवाई जाती है। ठीक है, सभी को पता होता है एल्बेंडाजोल मोस्ट कॉमन मेडिसिन है इसकी। ठीक है, तो स्कूल्स में भी कई बार देखा जाता है, कई बार जो सीएचसी होते हैं, पीएचसी होते हैं, वहां पे भी एल्बेंडाजोल की टेबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, डीवर्मिंग कराई जाती है बच्चों में स्पेशली। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स की, हमने देख लिया। ये वर्मीसाइड्स होती हैं, वर्मीफ्यूग्स होती हैं जो किल करने का काम करती हैं, जो एक्सपेल आउट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि देखो रेड कलर से दिखा रखा है कंट्रीज वेयर इंटेस्टिनल हेलमिंथ्स आर अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखो इंडिया भी इसी के अंदर आता है, एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, रेड कलर से दिखा रखा है ये पूरा अफ्रीका। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया है, बस ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो देखो, अब ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन इनके शेप के अकॉर्डिंग करा गया है। ठीक है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसके अकॉर्डिंग किया गया है। और भी क्लासिफिकेशन है एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के, वो भी हम अभी देखेंगे। तो फॉर राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, जिन्हें हम
नेमाटोड्स बोलते हैं, तो उनके लिए क्या ड्रग यूज होती है? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है, पायरेंटल पैमोएट, पाइपेराजीन, लीवामीसोल, ठीक है। फॉर विप वर्म और ट्राइक्नेला स्पाइरालिस, एल्बेंडाजोल, देखो एल्बेंडाजोल ना सब में आ रही है, देखो एल्बेंडाजोल, 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 ये तो ये तो याद कर ही लेनी है, और पता भी होती है हमें एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो ये सभी में आएगी। बाकी एक एक साथ में याद कर लो, जैसे मेबेंडाजोल भी मोस्ट कॉमनली है ही सब में, देखो मेबेंडाजोल यहाँ पे भी है फॉर हाइड्रेटेड डिजीज, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। फॉर टेप वर्म्स देखो नाइक्लोसेमाइड याद कर लो, पेराजीक्विंटल याद कर लो, ठीक है। तो ये जो प्रेजीक्विंटल होती है ना, ये यूज की जाती है, एक बीमारी होती है सिस्टिसर्कोसिस, नीट के टाइम पे पढ़ते थे हम। और यही अगर जो टेप वर्म होता है, यही अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में इसके सिस्ट पहुंच जाते हैं, तो इसे ही बोला जाता है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। इसमें ये प्रेसिक्वेंटल ड्रग दी जाती है, ठीक है। और फॉर थ्रेड वॉर्म यहाँ पे देखो आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन का ये जो है ना, ये नेचुरल ड्रग बोली जाती है। और इसका नाम आप लोगों ने, जब कोरोना आया था ना, कोरोना के टाइम पे तो बहुत चला था, ठीक है। ये न्यूज चैनल्स में भी दिखाते थे बड़े बड़े, आइवरमेक्टिन लिखा हुआ। तो आइवरमेक्टिन कुछ नहीं है, ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, ठीक है, फॉर फाइलेरियासिस। इसमें भी आइवरमेक्टिन आती है, ठीक है, आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल याद कर लो। आगे चलते हैं। एंटी हेलमिंथिक ड्रग यहाँ पे भी वही दिखा रखा है, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पायरेंटल पैमोएट। देखो ये पैरेंटल रूट नहीं है, ये पाइरेंटल है, पी वाई, ठीक है, ये याद रखना। पाइरेंटल पैमोएट, पाइपेराजीन हो गया, ठीक है, लिवेमिसोल, और आइवरमेक्टिन याद कर लो, पेराजीक्विंटल याद कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, इनके इनका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। इससे पहले हमने देखा था अकॉर्डिंग टू वर्म्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स अकॉर्डिंग टू वर्म्स देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो बेंजीमीडाजोल, ठीक है, ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन सी आती है? एल्बेंडाजोल आती है, मेबेंडाजोल आती है, थायाबेंडाजोल आती है, ठीक है। तो एमएटी मैट से याद कर लो, ठीक है, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और थायाबेंडाजोल, ठीक है, तीन याद कर ली। अब मैंने बताया था जो नेचुरल प्रोडक्ट से मिलती है दैट इज आइवरमेक्टिन, ठीक है, एक ये याद कर लेंगे, आइवरमेक्टिन याद कर लो। हीट्रोसाइक्लिक्स में आती है प्रेसिक्वेंटल, एक ये याद कर लो, हीट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका। एमीड में नाइक्लोसेमाइड याद कर लो, ठीक है। बाकी अगर करना चाहो तो नाइट्रो डेरिवेटिव, निरिडाजोल। अब देखो करना चाहो तो बहुत कुछ है याद करने के लिए, मेन मैं बता दे रही हूँ। बेंजीमीडाजोल याद कर लो, नेचुरल प्रोडक्ट्स याद कर लो, और अमाइड वाला याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये यहाँ पे वर्म्स के नाम दिए हैं और इनकी ड्रग ऑफ चॉइस दी है, ठीक है। तो किस वर्म के इन्फेस्टेशन में कौन सी ड्रग दी जाएगी, मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग दी जा सकती है, या फिर अगर वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं है तो उनके अल्टरनेटिव में कौन सी ड्रग दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सब दे रखा है, ठीक है। अगर आप पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ते हो एंटी हेलमिंथिक ड्रग का और ये टेबल पढ़ ली तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड वर्म्स, इसमें आती है एस्कैरिस, ठीक है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और पाइरेंटल, ठीक है। अगर ये नहीं मिलती हैं तो पाइपेराजीन यूज करेंगे, आइवरमेक्टिन यूज करेंगे, लिवामिसोल यूज करेंगे, ठीक है। अगला आता है हुकवर्म, हुकवर्म में भी एनसाइक्लोस्टोमा का अगर इन्फेक्शन है तो पाइरेंटल देंगे, मेबेंडाजोल देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ाने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ये सिर्फ रीड मारने की चीज है, ठीक है। और अगर इसको याद कर लेते हो तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे एक बार जब रिवाइज करेंगे। बात करते हैं मेबेंडाजोल की, ठीक है। सबसे पहली ड्रग हमने देखी थी फॉर राउंड वर्म, हुकवर्म, पिन वर्म के लिए आ रही थी मेबेंडाजोल, ठीक है। ये क्या है? बेंजीमीडाजोल के अंदर आ रही थी, हमने देखा था इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात की थी। तो किसके अंदर आ रही थी? ये बेंजीमीडाजोल के अंदर आ रही थी, ठीक है।
अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। देखो ये ड्रग किस किस लिए यूज होती है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस बाय वेब वर्म, एग्स, पिन वर्म, हुक वर्म्स के लिए, राउंड वर्म्स के लिए यूज होगी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो देखो ये ड्रग क्या करती है, मेबेंडाजोल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए तो आगे की दो ड्रग्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तुम समझ जाओगे। ठीक है, मेबेंडाजोल क्या करती है, इट प्रिवेंट्स बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होती है, देखो मेबेंडाजोल क्या कर रही है, जो बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन है उसे नहीं होने दे रही है। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन नहीं होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, तो क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है या फॉर्मेशन कम होने लगती है। ठीक है, तो डिक्रीजेस माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर, तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो वीक हो जाएगा। किसका, ये बात हो रही है पैरासाइट की। ठीक है, वीक साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन वीक हो गया तो प्रॉपरली ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पाता, पैरासाइट का ग्लूकोज अपटेक डिक्रीजेस। ठीक है, अब ग्लूकोज नहीं होगा तो एटीपी नहीं बन पाएगा, एटीपी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होती है, पैरासाइट की सेल डेथ हो जाती है। दोबारा से बताती हूँ, देखो मेबेंडाजोल लेने से क्या होता है, जो बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन हो रहा था किसमें, पैरासाइट में। ठीक है, उसकी भी तो अपनी साइकिल्स चलती रहती है अंदर। ठीक है, तो उसमें बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से उसकी सेल में माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाती है या कम होने लगती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन कम होगी जिसकी वजह से जो पैरासाइट है उसका साइटोस्केलेटन वीक पड़ जाता है। साइटोस्केलेटन वीक पड़ने से वो प्रॉपरली ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी से ग्लूकोज ही तो ले रहा है वो। ठीक है, तो हमारी बॉडी से ग्लूकोज नहीं ले पाता है, ग्लूकोज अपटेक उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है या कम होने लग जाता है। अब ग्लूकोज नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा, उस सेल को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्मी साइड इफेक्ट दिखाता है, कौन, मेबेंडाजोल। ये समझ आई बात, बताओ जल्दी से, ये बात समझ आई तो आगे बढ़ते हैं, दोबारा बतानी है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, सबको आ गई ना। तो इस तरह से मेबेंडाजोल ने क्या किया, पैरासाइट की सेल डेथ करा दी। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, मेबेंडाजोल प्रोबेबली एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, बाइंड्स विद बीटा ट्यूबुलिन, मैंने बताया था बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है, और जिस वजह से क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पाएगा और ग्लाइकोजन स्टोर भी डिप्लीट होने लग जाएंगे और जिस वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। बस यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो हमने देख लिया। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, हर एक मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं कई बार। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनमें इन
का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक इनको दिया जाता है। तो या फिर और साथ ही साथ हाई डोजेस में भी दिया जाता है कई बार। तो उन पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है, इनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, रैशेस हो जाएंगे, अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, एलोपेसिया, और लिवर एंजाइम बढ़े हुए देखे जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे ये लगा रखा है मैंने। तो इसको बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, तीनों को ही, एल्बेंडाजोल को भी, आइवरमेक्टिन को भी, मेबेंडाजोल को भी। क्यों? क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। बच्चों में 2 साल से कम बच्चों में इसको नहीं दिया जाता है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रेगनेंसी में इसे नहीं देंगे। और चिल्ड्रन यंगर देन 2 years ऑफ एज, 2 साल से कम के हुए बच्चों में ये नहीं दी जाती है ड्रग, कौन, मेवेंडाजोल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली बात आती है एल्बेंडाजोल की, ठीक है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, ठीक है, बहुत सी जगह यूज होगा, सभी में आ रहा था, हमने देखा था राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म में भी एल्बेंडाजोल था, टेप वर्म्स में भी था, हाइड्रेटेड डिजीज में भी था, फाइलेरियसिस में भी था, थ्रेड वर्म में भी था, ठीक है, सब में एल्बेंडाजोल आ रहा था। तो ये क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, ओरली दिया जाता है इसे, ठीक है। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज, ये भी एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, और सिस्टी सर्कोसिस, ठीक है। सिस्टी सर्कोसिस मैंने बताया कि इसका जो सिस्ट होता है, अगर ये ब्रेन में चला जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस बोला जाता है। और इसमें क्या होते हैं, जो पेशेंट होता है उसको एपिलेप्टिक सीजर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। ये टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है, पोक टेप टेप वर्म बोला जाता है ना, जिससे फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो बहुत ही दिक्कत भरी बीमारी होती है, पहले तो बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती थी, अब थोड़ा इसके इंसिडेंट्स कम हो गए हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें एक ड्रग मैंने बताई थी, प्रेजिक्विंटल, प्रेजिक्विंटल, वो टेबल देखना ना, उसमें दिया है। तो सिस्टी सर्कोसिस में क्या दिया जाता है, एक प्रेजिक्विंटल दी जाती है, और इसके साथ में या फिर एल्बेंडाजोल दी जाती है, ठीक है। प्रेजिक्विंटल देते हैं या एल्बेंडाजोल देते हैं, और एक साथ में चलता है इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये क्यों चलाया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो इस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका सर्जिकल रिमूवल भी होता है, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। इसमें क्या करते हैं, जो सिस्ट होती है उसको ही रिमूव कर देते हैं। तो भयानक बीमारी है, ठीक है। तो इसमें भी क्या यूज करा जा रहा है, एल्बेंडाजोल को यूज किया जा रहा है सिस्टिक सर्कोसिस में। इसको पिन वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, विप वर्म, थ्रेड वर्म, सब में यूज करा जा रहा था, ठीक है, मैंने बता दिया। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो मेबेंडाजोल की तरह ही रहता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। कैसे, ये बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है, जिस वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है या कम होने लगती है। साइटोस्केलेटन वीक पड़ता है, साइटोस्केलेटन वीक पड़ेगा तो जो सेल होगी वो प्रॉपरली ग्लूकोज नहीं ले पाएगी, ग्लूकोज नहीं ले पाएगी तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो सेल होगी उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी सेम एक्शन होता है। आगे चलते हैं, इसके क्लिनिकल यूजेस, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसका एडमिनिस्टर करने का तरीका बता रहे हैं, एम्प्टी स्टमक लेना है इसे, ठीक है। जब इसको इंट्राल्यूमिनल पैरासाइट्स के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, तो ल्यूमिन वाली चीज मैंने पहले भी बताई थी, जो जैसे ये जीआई ट्रैक्ट है हमारा, तो अगर अंदर कोई इन्फेस्टेशन है तो उसे बोला जाता है इंट्राल्यूमिनल, ठीक है। और बाहर, इसके बाहर अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसे एक्स्ट्राल्यूमिनल बोला जाता है। तो इसको इंट्राल्यूमिनल पैरासाइट्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, एस्केरियासिस में, ठीक है, ट्राइक्यूरियासिस में, हुक वर्म, पिन वर्म इन्फेक्शन में। इसकी डोजेस लिखी हुई है, 400 mg ओरल दिया जाता है एडल्ट में, चिल्ड्रन जो कि 2 साल से ज्यादा की एज के होता है। हमने पहले भी देखा मेवेंडाजोल में कि 2 साल से कम के बच्चों को हम ये टेबलेट्स नहीं देते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड डिजीज में इसका यूज किया जाता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मैंने बताया, 400 mg दिन में 2 बार बीडी देते हैं, 21 दिन तक दी जाती है। देखो, अब इतने लंबे, आप लोगों ने भी अगर डिवर्मिंग करी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते,
मतलब बोलते हैं ना, आज ले लो फिर एक हफ्ते बाद लेना, ऐसे बोला जाता है ना। तो एल्बेंडाजोल भी ली होगी ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते ले ली होगी, मतलब हर हफ्ते एक, है ना, 3 बार ले ली होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसमें क्या है, 21 दिन तक चलाई जा रही है। तो इतना करने से, इतना ज्यादा डोजेस में और इतना ज्यादा टाइम तक लेने से अपने आप ही साइड इफेक्ट्स आएंगे, तो जो हमने पहले देखे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, albendazole is erratically absorbed after oral administration, but absorption is enhanced by high fat meal. अगर कोई पेशेंट इसको हाई फैट मील के साथ कंज्यूम करता है तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, टी हाफ देखो इसकी कितनी ज्यादा है, 8.5 आवर्स है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, एक हफ्ते में एक बार लेने के लिए बोला जाता है। टी हाफ कितनी है, 8.5 आवर्स, कि अगर हमने 100 mg की टेबलेट ली तो वो 8.5 घंटों के बाद 50 mg रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको इसका टी हाफ बहुत ज्यादा है, और प्राइमरली लिवर में मेटाबोलाइज होती है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। तो ज्यादातर मेडिसिन में यही होता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है, डायरिया, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, डेस्टिट्यूड, इंसोम्निया। ठीक है, ये चीजें देखी जाती हैं। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं थायाबेंडाजोल की। ठीक है, अब ये ड्रग किसके अगेंस्ट काम करती है, तो ये अगेंस्ट काम करती है थ्रेडवॉर्म के, क्यूटेनियस लार्वा, माइग्रेन्स, अर्ली स्टेज ऑफ ट्राइकिनोसिस। ठीक है, अब इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसकी तरह है, मेबेंडाजोल की तरह, जो हम देख के आ चुके हैं अभी। ठीक है, अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्या, नोजिया, वॉमिटिंग सभी में आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, किडीनेस आर मोस्ट कॉमन। एक हम्म, हम बात कर रहे थे थायबेंडाजोल के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे चलते हैं पायरेंटल पैमोएड। ठीक है, अब इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो ओरली बहुत पुअर रहता है। ठीक है, इसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इनको इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है देखते हैं। इसको यूज किया जाता है राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स और हुक वर्म्स के इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था इट इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड ओरली। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, माइल्ड एंड इंक्लूड नोजिया, हल्के होते हैं लेकिन नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है। आगे चलते हैं पाइपेराजीन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताती हूँ। जो पाइपेराजीन होती है ड्रग, पाइपेराजीन एक गाबा एगोनिस्ट है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, पाइपेराजीन ये एंटर करता है पैरासिटिक बॉडी में, एंटर्स पैरासिटिक बॉडी, पैरासाइट की बॉडी में एंटर कर जाता है और स्टिमुलेट करता है गाबानर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, अब गाबानर्जिक ट्रांसमिशन करने से क्या होता है, ये हम पहले भी देख के आ चुके हैं जब हमने सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स पढ़ा था, अगर याद हो तो।
तो उसमें भी क्या था, अगर गाबार्जिक ट्रांसमिशन होता है तो क्लोरीन आयन का जो ट्रांसफर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, क्लोरीन आयन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन आयन इंक्रीज होने से जो सेल होती है उसमें हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो इंक्रीज्ड हाइपर पोलराइजेशन। अब हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या होता है, सेल अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, जिस वजह से जो पैरासाइट की मसल्स होती हैं उसमें पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ पैरासाइट। ठीक है, अब देखो मसल्स में पैरालिसिस हो गया तो पैरासाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। मरा नहीं है, ठीक है, पैरासाइट मरा नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी बंद हो गई है बस। तो क्या होगा, जो जिंदा पैरासाइट है वो ऐसे ही बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा जिस वजह से। ठीक है, तो अलाइव पैरासाइट एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी। देखो, जो पाइपेराजीन है, पाइपेराजीन एक गाबा एगोनिस्ट है। जब इस मेडिसिन को दिया जाता है तो ये पैरासिटिक बॉडी में एंटर कर जाता है, ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करती है। अब मैंने पहले भी बता रखा है कि गाबानर्जिक ट्रांसमिशन अगर स्टिमुलेट होगा तो क्लोरीन आयंस का ट्रांसफर बढ़ जाएगा अंदर की साइड, सेल के अंदर। ठीक है, अब क्लोरीन आयन अगर बढ़ते हैं तो सेल का हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। और हाइपर पोलराइजेशन हमें पता है, जब भी सेल में हाइपर पोलराइजेशन होता था तो सेल रिपोलराइजेशन करती थी। ठीक है, तो उसको क्योंकि अपनी एक्टिविटीज सेल को मेंटेन करनी होती है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट है। तो इस कंडीशन में क्या है, पैरासाइट की जो मसल्स है उनमें पैरालिसिस हो गया। ठीक है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से उसकी मोटिलिटी अफेक्ट हो जाएगी पैरासाइट की, और वो अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो पैरासाइट है वो मरा नहीं, लेकिन उसकी एक्टिविटीज हिंडर हो गई और वो जिंदा ही बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा पाइपेराजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इतनी बात समझ आई? बताओ, आज इतना ही रखते हैं, यहाँ तक का क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। तुम लोगों के एग्जाम्स कब से हैं, कुछ ऐसा आया है, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ एग्जाम्स का? कुछ नहीं आया अभी? अच्छा, अभी तो तुम लोगों का रिजल्ट भी नहीं आया शायद, है ना? हाँ, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं।